दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसी गरीब फैमिली की कहानी है जिसमें किसी के बीच में कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बीच का इमोशनल बॉन्ड और लॉयल्टी किसी को भी इमोशनल कर सकती है। आइए देखते हैं जापान की सच्ची कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग एक अधेड़ उम्र का आदमी ओसमो और एक छोटा लड़का शोता एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी यानी कि शॉपलिफ्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों घर चलाने के लिए शॉप्स में अक्सर ऐसी चोरियां करते रहते हैं। दोनों पहले चोरी करने का मौका खोजते हैं और मौका मिलते ही हाथ के इशारे से ग्रीन सिग्नल देकर चोरी कर लेते हैं। किसी गिल्ट से बचने के लिए ओसमू ने शोता को सिखा रखा है कि न बिकने वाली चीजों को चोरी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो किसी की नहीं होती। ठंड की एक रात में जब ये चोरी करके आ रहे थे तो रास्ते में एक अपार्टमेंट की बालकनी में एक छोटी बच्ची यूरी दिखाई देती है। ये बच्ची रोज ही इन्हें यहाँ दिखाई देती थी। उसे भूखा और परेशान देखकर ये दोनों उसे अपने घर ले चले आते हैं। ओसमो अपनी वाइफ नोबियू, एक यंग लड़की अकी और शोता के साथ एक ओल्ड लेडी हैत्सू के घर पे रहता है। नोबियू लॉन्ड्री में काम करती है, अकी एक नाइट क्लब में काम करती है। ये सब गरीबी में किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हेत्सू अपने मरे हुए हस्बैंड की पेंशन पाती है, उसी से किसी तरह इन सब का खर्चा चला रही है। सब लोग हेत्सू को ग्रैंडमा बोलते हैं। ओसमो यूरी को केवल खाना खिलाने के लिए घर लाया था, लेकिन जब हेत्सू देखती है कि यूरी की बॉडी पर मारपीट और जलने के निशान है, तो दया खाकर उसे वापस न भेज अपने घर पे ही रख लेती है। सब लोग उसकी केयर करते हैं, खासकर हेत्सू। यूरी धीरे धीरे अपनी नई फैमिली के साथ घुल मिल रही थी। इन सबको लगता है कि यूरी के फैमिली वालों ने पुलिस में इसके खोने की रिपोर्ट भी नहीं की है, इसलिए ये सब निश्चिंत है। ओसमो एक लेबर है, लेकिन एक दिन काम करते टाइम चोट लगने से उसका पैर टूट जाता है, जिससे वो 1 महीने काम नहीं कर पाएगा। ओसमो और शोता यूरी को भी शॉप से सामान चोरी करना सिखा देते हैं। ओसमो शोता से यूरी को अपने सिस्टर और खुद को डैड बोलने के लिए बोलता है, लेकिन शोता का मन उसे डैड बोलने का नहीं करता। ओसमो पैसे न होने की वजह से उसे स्कूल नहीं भेज पाता, लेकिन उसने शोता के मन में ये बात डाल रखी है कि जो बच्चे घर पर नहीं पढ़ पाते हैं केवल वो स्कूल जाते हैं। इसलिए शोता घर पे ही कुछ न कुछ पढ़ता रहता है। एक दिन इन्हें पता चल जाता है कि पुलिस यूरी को खोज रही है, लेकिन यूरी का मन घर जाने का नहीं है, इसलिए ये सब मिलकर यूरी के बाल काटकर उसका हुलिया ही चेंज कर देते हैं, जिससे उसे कोई पहचान ही न पाए। यूरी का नाम चेंज करके लिन रख देते हैं और उसके पुराने कपड़े भी जला देते हैं। नोबियू को यूरी का साथ बहुत पसंद है, वो यूरी की काफी केयर करती है। एक दिन नोबियो की भी जॉब चली जाती है, अब वो भी घर पर रहने लगती है। हेत्सू अपने हस्बैंड के नाजायज बेटे से मिलने जाती है। हेत्सू के हस्बैंड का ये नाजायज बेटा और उसकी वाइफ ही अकी के पेरेंट्स हैं, जो हेत्सू के साथ रहती है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं कि उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है। हेत्सू के वापस आते टाइम ये लोग उसे अक्सर पैसे देते हैं। घर पर ओसमो और नोबियो को बहुत दिन बाद सुकून के पल मिलते हैं, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तभी शोता और यूरी बारिश में भीगते हुए आ जाते हैं। ओसमो उनकी केयर करने लग जाता है। अकी को अपनी नाइट क्लब में कस्टमर पसंद आ जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। अकी घर आकर नोबियो को अपने इस लवर के बारे में बताती है। नोबियो भी खुश होकर उसे बताती है कि ओसमो भी मेरा कस्टमर था, हमें भी ऐसे ही प्यार हुआ था। एक दिन सब लोग बीच पर घूमने जाते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। हेत्सू अब काफी बूढ़ी हो चली थी, वो इन सब को हंसते खेलते देख खुश है। उसे इस बात का संतोष है कि उसकी मौत अकेलेपन में नहीं होगी। सब लोग शाम को बीच से घर वापस आते हैं, लेकिन उसी रात सोते टाइम हेत्सू की डेथ हो जाती है। इन सब के पास हेत्सू के फ्यूनरल के पैसे नहीं होते और मरने के बाद भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उसी घर में हेत्सू को दफना देते हैं। लेकिन उसके मरने के बाद भी हेत्सू की पेंशन निकालते रहते हैं, उसकी डेथ के बारे में बैंक को नहीं बताते। अब फिर से ये सब अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। एक दिन ओसमो एक कार से किसी का पर्स चोरी कर लेता है। शोता को ये देखकर बुरा लगता है, क्योंकि ये इनके उसूलों के खिलाफ था। ये केवल उन्हीं चीज की चोरी करते थे जो किसी की नहीं होती। शोता को फील होता है कि उसे यूरी को चोरी करना नहीं सिखाना चाहिए था, इसलिए एक दिन जब यूरी दुकान से सामान चोरी कर रही थी तो शोता उसकी चोरी रोकने के लिए जानबूझ के सबके सामने फ्रूट्स चुराकर भागने लगता है और भागते टाइम वो एक ब्रिज से जंप करता है, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट जाती है। शोता को पुलिस पकड़कर हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। शोता के बारे में ओसमो और नोबियू से पूछताछ भी करती है, लेकिन ये दोनों पुलिस की पूछताछ के डर से यूरी और अकी के साथ भागने का प्लान करते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। हेत्सू की डेथ के बारे में भी पुलिस को पता चल जाता है।
पुलिस सबसे अलग अलग पूछताछ करती है। पुलिस यूरी से पेंटिंग बनवाकर उसके मन की बात जानने की कोशिश करती है। पुलिस वाले इनके राज उगलवाने के लिए इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। पुलिस वाले श्रोता से बोलते हैं कि ये सभी तुम्हें छोड़कर भागने वाले थे, इसलिए इनके बारे में सब कुछ सच सच बता दो। अकी से बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता था कि तुम हेत्सु के पास रहती हो और हेत्सु उनसे अक्सर इसीलिए पैसे लिया करती थी। पुलिस वाले अकी को ये भी बताते हैं कि नोबियू और ओसमू ने मिलकर नोबियू के एक्स हस्बैंड का मर्डर किया था, जबकि नोबियू पुलिस वालों को बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड रोज उसे मारता था और उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने एक्स हस्बैंड को मारा था। पूछताछ के बाद शोता को एक ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है। अकी और ओसमू को छोड़ दिया जाता है। यूरी को भी उसके रियल फैमिली के पास भेज दिया जाता है। पुलिस वाले नोबियो से इंटेरोगेट करते टाइम उससे बोलते हैं कि तुम्हें यूरी को किडनैप नहीं करना चाहिए था। जब तुम खुद माँ बनोगी तभी एक माँ का दर्द समझ पाओगी। नोबियो ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लास्ट में नोबियो सारा आरोप अपने सर पे ले लेती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इधर यूरी के पेरेंट्स अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं देते। वो फिर से उसी बालकनी में खड़ी होकर बाहर देखती रहती जहाँ से ओसमू और शोता उसे देखकर अपने घर ले गए थे। इधर ओसमू और शोता दोनों जेल में नोबियो से मिलने आते हैं। शोता को गिल्ट है कि अगर वो उस दिन पुलिस से पकड़ा नहीं जाता तो उसकी फैमिली नहीं टूटती। नोबियो और ओसमू उसे बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। नोबियो उसे उस कार की डिटेल बताती है जिसमें वो उन लोगों को मिला था, जिससे वो अपने रियल मॉम डैड को खोज ले। लेकिन शोता को अब अपने रियल पेरेंट्स को खोजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अक्सर ऑर्फनेज से चोरी छुपे आकर ओसमू के साथ टाइम बिताता था। दोनों साथ में खाते हैं और खेलते हैं। एक रात शोता ओसमू के पास ही रुक जाता है। दोनों साथ ही सो रहे थे। तभी शोता ओसमू से पूछता है कि क्या सच में आप मुझे छोड़कर भागने वाले थे। ओसमू बोलता है कि हाँ। फिर इसके लिए वो सॉरी भी बोलता है। ओसमू आगे बोलता है कि अब मैं तुम्हें कभी अपने आप को डैड बोलने के लिए नहीं कहूँगा, मैं इस लायक नहीं रहा। शोता को ये सुनकर दुख होता है। सुबह ओसमू शोता को बस स्टैंड तक छोड़ने आता है। वो शोता को बस में जाते हुए देखता रहता है और बस के पीछे पीछे दौड़ लगा देता है। बस के अंदर से शोता जब ओसमू को बस के पीछे दौड़ते हुए देखता है तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, डैड।